हमारे विद्वज्जन मनीषियों के द्वारा साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है, क्योंकि समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा होता है, जो चल रहा होता है, नित्य प्रति जो घटनाएं हो रही होती हैं, वही या उन्हीं का लेखकों द्वारा, कवियों द्वारा अपने लेखों में, अपने काव्य में स्थान दिया जाता है। वही उनकी रचना का प्रायः आधार बनते हैं। तो इस प्रकार से साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। साहित्य जिसकी अनेक विधाएं होती हैं, दृश्य, श्रव्य, कथा, आख्यायिका इत्यादि अनेक रूपों में अपने विचारों की अभिव्यक्ति लेखक के द्वारा की जाती है। तो जो साहित्य की अनेक विधाएं हैं, अनेक तरीकों से अपने भावों को, अपने उद्गारों को व्यक्त करने का जो माध्यम साहित्य है, वो विविध रूपों में, विविध आयामों में हमें देखने को मिलता है। तो उसके जो अनेक रूप हैं, उनमें से एक है नाटक। और इस विधा के विषय में विशेषज्ञों के द्वारा, कला मर्मज्ञों के द्वारा कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम। जो काव्य है, जिसके विविध स्वरूप हैं, उन स्वरूपों में सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ रूप नाटक को कहा गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम। सभी प्रकार के काव्य में सबसे अधिक जो रमणीय है, वह नाटक है। तो नाटक क्या है, किस प्रकार से रचा जाता है, उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, इन सभी बातों का विश्लेषण धनंजय ने नाट्यशास्त्र के ऊपर लिखे गए अपने ग्रंथ दशरूपक में किया है, जिसके 4 प्रकाश हैं। 4 भागों में उसको विभक्त किया है। तो प्रथम प्रकाश, जिसके अंतर्गत जो कथा वस्तु है, उसका बीज रूप में आरोपण कर दिया जाता है और वह बीज प्रस्फुटित होकर के आगे धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसको बढ़ाने के लिए 5 संधियां होती हैं, जिसमें से हम मुख, प्रतिमुख का वर्णन पढ़ चुके हैं। और अब हम अगली संधि पढ़ने जा रहे हैं, तीसरी संधि गर्भ। तो जो संधियां हैं, वह बीज स्वरूप कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो मुख संधि के अंतर्गत जिस बीज का वपन कर दिया गया था, प्रतिमुख संधि के अंतर्गत जो उद्भिन्न हो गया था, और उसी का विसर्पण और आगे बढ़ाने का कार्य तीसरी गर्भ संधि के अंतर्गत किया जाता है। तो प्रतिमुख के अंतर्गत जो बीज खो सा गया था, उसे बारंबार अन्वेषण करने का, ढूंढने का, आगे बढ़ाने का कार्य हम प्रतिमुख संधि के अंतर्गत पाते हैं। तो ये गर्भ संधि के अंतर्गत पाते हैं। तो मुख, प्रतिमुख और फिर गर्भ नामक तीसरी संधि, जिसका कि हम यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं। गर्भस्तु दृष्ट नष्टस्य बीजस्य अन्वेषणम। गर्भ संधि वहां पाई जाती है जहां पर कि पताका नामक अर्थ प्रकृति होती है और प्राप्त्याशा नाम की कार्यावस्था पाई जाती है। तो कथा वस्तु के अंतर्गत जहाँ ऐसा मुकाम आता है जहाँ पर की कथा वस्तु में पताका नामक
अर्थ प्रकृति और प्राप्त्याशा, प्राप्ति की आशा। जिस लक्ष्य को नायक प्राप्त करना चाहता है उसको प्राप्त करने की आशा का उद्भिन्न होना। प्राप्त्याशा नाम की कार्यावस्था जहाँ पर विद्यमान रहे वहाँ पर गर्भ संधि होती है। तो यहाँ ये आवश्यक नहीं है कि पताका नाम की अर्थ प्रकृति हो ही, वो नहीं भी हो तब भी वहाँ पर प्राप्त्याशा नाम की कार्यावस्था अवश्य विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार की जहाँ पर स्थिति होती है वहाँ गर्भ संधि हुआ करती है। और ये जो गर्भ संधि है, द्वादश अंगः पताका स्यात् न वा स्यात् प्राप्ति संभव है। अर्थात गर्भस्तु दृष्ट नष्टस्य बीजस्य अन्वेषणं मुहुः द्वादशांगः पताका स्यात् न वा स्यात् प्राप्ति संभव है। तो इसका जो हमने विवेचन किया, इस गर्भसंधि के 12 अंग होते हैं। 12 अंगों के माध्यम से गुजरती हुई यह कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का कार्य किया करती है। तो इस तरह से ये तीसरी गर्भसंधि कही जाती है। और इसके जो 12 अंग हैं जिनका नामकरण इस प्रकार से किया है धनंजय ने, अभूता आहरणम मार्गो रूपोदाहरणे क्रमः संग्रहश्च अनुमानम च तोटकाधिबले तथा उद्वेग संभ्रम आक्षेपा लक्षणं च प्रणीयते। अभूत आहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, संग्रह, अनुमान, तोटक, अधिबल, उद्वेग, संभ्रम और आक्षेप, ये 12 इसके अंग कहे गए हैं जिनके लक्षण हम इस प्रकार से कर रहे हैं। अभी हमने इनका नाम निर्देश किया था। सर्वप्रथम है आभूत आहरणम। आभूत जो प्रकृत विषय है उससे संबंधित छल के साथ किए गए कार्य को ही आहरण कहते हैं। दूसरा है मार्ग, और जो प्रकृत विषय है, प्रस्तुत विषय है, उसके संबंध में यथार्थ कथन, वास्तविकता को लिए हुए जो कथन किया जाता है वह मार्ग कहलाता है। और फिर है रूप। रूप वितर्क वद वाक्यम, जो फल को प्राप्ति की आशा है उस आशा के विषय में वितर्क से युक्त कथन करना रूप कहलाता है। और फिर है उत्कर्ष। और उदाहरण है तो सोत्कर्षम स्यात् उदाहृति ही, प्राप्त्याशा, फल को प्राप्त करने की जो आशा है उसके विषय में उत्कर्ष युक्त कथन ही उदाहरण कहा जाता है। अगला है क्रम। क्रम है संचित्यम अनाप्ति ही, सोची हुई बात की, सोची हुई वस्तु की प्राप्ति हो जाना ही प्राप्ति नामक, ये क्रम नामक अगला अंग कहा गया है। तो जो सोची हुई वस्तु है और उसी का घटनाक्रम के आधार पर प्राप्त हो जाना ही क्रम है। भाव ज्ञानम अथा अपरेह। और फिर आगे अगले अंग के विषय में यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि संग्रह। संग्रह सामदानोक्ति ही, प्राप्त्याशा के से संबद्ध साम
और दान से युक्त कथन संग्रह कहलाता है। तो अगला अंग है अनुमान। किसी चिन्ह से किसी बात का निश्चय करना अनुमान कहा जाता है। अभ्यूहो लिंगतो अनुमा। तो इस प्रकार से किसी चिन्ह से किसी बात का निश्चय कर लिया जाए, वहाँ पर ये जो अनुमान नाम का प्रतिमुख संधि का अंग पाया जाता है, जो कथानक को आगे ले जाने का कार्य करता है। अधिबलम अभिसंधि। और अब अधिबल नामक अगला अंग प्रतिमुख संधि का, जहाँ पर वंचना अधिबल कहलाता है। वंचना जहाँ छल के माध्यम से भ्रम पैदा करके किसी कार्य को कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में जो छल किया जाए, वंचना की जाए, ठगी धोखा भ्रम पैदा करके, इस प्रकार से वहाँ अधिबल नाम का अंग हुआ करता है। अब है तोटक। संरब्ध तोटक वच है। संरब्ध आवेगपूर्ण वचन, एकदम उत्तेजना के साथ उत्तेजित होकर के जो कुछ कहा जाता है उसको हम तोटक कहते हैं। तो कथा वस्तु के अंतर्गत कहीं इस मोड़ पर कथानक को आगे बढ़ाने के लिए जब पात्र के द्वारा उत्तेजित होकर के कोई बात कही जाती है, वहाँ तोटक नामक अंग पाया जाता है। और अब है उद्वेग। उद्वेगो अरिकृता भीतिः। शत्रु के कारण से जो भय उत्पन्न होता है उसको उद्वेग कहते हैं। तो जो प्रतिमुख संधि का 10वां अंग है वो है उद्वेग। तो जो शत्रु है उसके कारण मन में भय का उत्पन्न होना ही उद्वेग कहलाता है। संभ्रमः। अगला है संभ्रम। शंका त्रासौ च संभ्रम है। शंका और त्रास को ही संभ्रम कहते हैं। किसी कार्य के प्रति, किसी विषय के प्रति मन में शंका का उत्पन्न हो जाना और फिर भयभीत होना, भय का उत्पन्न होना, तो शंका और त्रास जहाँ पर पाए जाएं कथानक के बीच में, वहाँ संभ्रम नाम की प्रतिमुख संधि का अंग देखने में आता है। तो इस प्रकार से ये 12 अंग जो बताए हैं इस तरह से। अगला है आक्षेप। गर्भ बीज समुद्भेदाद आक्षेप है परिकीर्तित है। गर्भ के बीज का उद्भेद, प्रकटन ही आक्षेप कहा गया है। अर्थात गर्भ के अंतर्गत, गर्भ संधि के अंतर्गत या गर्भस्थ जो बीज है उसका उद्भिन्न होना, उसका प्रकटन आक्षेप कहा जाता है। जो बीज वपन किया गया है, जो गर्भस्थ है, उसका अंकुरित होकर के दिखलाई देना उद्भेद, उद्भिन्न होना, प्रकटन, प्रकट होना ही उद्भेद नामक अंग कहलाता है। तो इस प्रकार से कथा वस्तु के अंतर्गत जो उसको आगे बढ़ाने के लिए जो संधियां हैं बीच बीच में उसको जोड़ करके तारतम्यता लाने का कार्य करती हैं, उसमें तीसरी संधि गर्भ संधि कही गई है और उसके ये 12 अंग होते हैं जिनके माध्यम से वह कथा वस्तु को निरंतर
आगे की ओर खींचती रहती है, आगे की ओर बढ़ाती रहती है, और जो नाटक है वह अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता जाता है। इस प्रकार से ये इसके 12 अंग हुआ करते हैं। अब अगली संधि हम अगले अध्याय में उस पर प्रकाश डालेंगे। आज यहीं तक।